बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की हो, जकड़न तो बराबर ही देती है, क्योंकि गुलामी गुलामी है और आजादी आजादी। दोस्तों 1947 के बाद से आजादी तो हमने बहुत एक्सपीरियंस की है, लेकिन असली आजादी आर्थिक आजादी है, जहां आप अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। ये कहानी है जितेंद्र जैन जी और उनके परिवार की, जिन्होंने अपने बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक आजादी का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। जितेंद्र जैन जी एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पास रहने को एक बहुत ही सीमित जगह थी और बहुत ही सीमित कमाई, जो परिवार के 7 लोगों का पेट पालने में खत्म हो जाया करती थी। जितेंद्र जैन जी अपनी आगे की पढ़ाई के सपने देख ही रहे थे कि अचानक 19 साल की उम्र में किसी कारणवश उनके फादर, जो कि एक इंजीनियर थे, वो गुजर गए, जिसके बाद जितेंद्र जी को अपने सपनों को मार जॉब में आना पड़ा। उन्हें रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अपने शहर कोटा में एक गवर्नमेंट जॉब मिली। परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ बैठी। सबसे पहली जिम्मेदारी जिसका सामना उन्हें करना पड़ा वो थी अपनी बहनों की शादी। 4 बहनों की शादी उनके पिता ऑलरेडी करवा चुके थे और बाकी 2 की शादी अब जितेंद्र जी को करवानी थी। जो जिम्मेदारी वाला काम एक पिता को करना होता था, वो अब जितेंद्र जैन जी खुद कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहन के रिश्ते के लिए कई लड़के देखे, लेकिन हर जगह उन्हें यही सुनना पड़ता कि ये बच्चा क्या शादी वादी करवाएगा, इसे शादी में लेन देन की बातें समझ भी आएंगी, और आ भी गई तो दहेज देने के पैसे कहाँ से लाएगा। आप समझ ही सकते हैं कि एक 19 साल के लड़के ने कैसे समाज के तौर तरीके समझ के खुद को संभाल के सब मैनेज करा होगा। यही सब देखकर जितेंद्र जी ने कसम खा ली थी कि जब कभी भी वो अपना रिश्ता करेंगे तो पहली देखी हुई लड़की को मना नहीं करेंगे। खुशकिस्मती ये थी कि उन्हें पहली बार में आभा जी मिल गई, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी, और उनके आने से इनकी जिंदगी बदल गई। आज ये दोनों एक दूसरे को अपने जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन मानते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलना शुरू हुआ। जितेंद्र जी और आभा जी एक दूसरे के साथ के जरिए अपनी गृहस्थी बसाने लगे। सेटल हो जाने के स्टिल बाद उन्हें लाइफ में कुछ कमी लग रही थी। दोस्तों वो कमी थी एक बैलेंस लाइफ की। जितेंद्र जी का स्टार्टिंग से गोल था कि वो 40 की उम्र के बाद पैसों के लिए काम नहीं करेंगे और एक बैलेंस लाइफ के साथ अपनी स्पिरिचुअल गोल की ओर आगे बढ़ेंगे। वो एक ऐसी बैलेंस लाइफ चाहते थे जहां वो अपने परिवार, अपने बच्चों और खुद को समय दे पाए। समय आबा जी के साथ मंदिर जाने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का, पूरे परिवार को लेकर देश विदेश घूमने का और एकांत में खुद कुछ किताबें पढ़ने का। बस इसी छोटी सी ख्वाहिश को अपने परिवार के साथ जीने के लिए उन्होंने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम दूसरे काम भी एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। नौकरी करते हुए उन्होंने एमकॉम किया, एमए किया, बीबीए किया और एलएलबी किया, इस उम्मीद में कि अभी यहाँ से जिंदगी में और आगे जाना है। लेकिन जिस काम ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करा वो था डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है, जिसकी गहराई को बहुत ही कम लोग समझते हैं। जितेंद्र जी और आबा जी ने साल 2000 में इस काम की नॉलेज ली और वो दोनों उस वक्त इस बिजनेस की ताकत को समझ चुके थे। एक दूसरे का साथ देते हुए वो दोनों साल 2000 में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग के काम में जुड़े। इस काम की शुरुआत में उन्हें जगह जगह ट्रैवल करना पड़ता, इसीलिए इसे पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए उन्होंने लोन पर एक मारुति 800 भी खरीद ली। वो हफ्ते हफ्ते अपनी प्रेग्नेंट वाइफ आभा जी और बड़े बेटे को मारुति 800 में बिठाए डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग्स करने निकल जाते। दोस्त रिश्तेदार सब उन्हें यही ताना मारते कि अच्छी खासी नौकरी होने के बावजूद ये लोग बच्चों को लेके रोते फिरते हैं। लोग जितेंद्र आबा जैन का विजन नहीं देख पा रहे थे। ये दोनों एक फैमिली बिजनेस बिल्ड करने में लगे हुए थे और बस एक दूसरे के साथ ने उनकी हिम्मत नहीं टूटने दी। दोस्तों इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनीज आई जो इस इंडस्ट्री में बस कुछ महीनों तक ही टिकी और लोगों के साथ फ्रॉडबाजी करके चली गई। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सही ब्रांड और बिजनेस को ही चुना जाए। जानी मानी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ने के बावजूद जब जितेंद्र जी और आबा जी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल समझाने जाते तो बहुत ही कम लोग इसे समझ पाते। आधे से ज्यादा लोगों के मन में यही चलता कि ये हमें टोपी पहनाने आया है या फिर कुछ चिपकाने आया है। इसी दौरान जितेंद्र जी बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। लोग रिश्तेदारों ने इसका दोष उनके डायरेक्ट सेलिंग के काम पर थोप दिया और यहाँ तक कि उनके बेड के आगे ये लिख के लगा दिया कि कोई इनसे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात बिल्कुल ना करे। खैर वक्त बदलते देर नहीं लगी और 1 महीने में उन्होंने दवाइयों, आबा जी की दुआओं और अच्छे खान पान के सहारे अपनी हेल्थ ठीक कर ली। बस इसी के चलते दुनिया क्या कहेगी ये सोचने के बजाय जितेंद्र जी और आबा जी डायरेक्ट सेलिंग के काम में लगे रहे। लॉ ऑफ एवरेज ने अपना कमाल दिखाया और धीरे धीरे उनका नेटवर्क उस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बढ़ना शुरू हो गया। 2006 तक आते आते जहां वो 15-20 हजार की सैलरी उठा रहे थे, वहीं उनका डायरेक्ट सेलिंग का काम उन्हें हर महीने 1-1.5 लाख रेगुलरली प्रोवाइड करने लगा था।
वो लोग जो एक समय पर उन पर हंस रहे थे, आज उन्हीं के पास जाकर उनसे इस काम का सीक्रेट फॉर्मूला पूछने लगे। सीक्रेट फॉर्मूला कुछ नहीं था दोस्तों, वो था बस ईमानदारी से अपने काम पर फोकस करना। एज अ रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव जब जितेंद्र जी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे तो वो अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार की गंदगी से हताश और निराश रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन दे दिया। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला और वो सब जिनके लोग सपने देखते हैं जॉब में, वो उन्होंने छोड़ दिया, जहां वो आज शहर के कमिश्नर भी हो सकते थे। आबा जी ने उनके इस डिसीजन को सपोर्ट करा। इसके बाद उन्होंने साथ में कई अच्छी हैबिट्स डेवलप करी। एक दिन 2006 में जब वो अपनी टीम के साथ इनोवा में कहीं से आ रहे थे तो उनकी कार का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो कहीं जाने की हालत में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस कंपनी में हर महीने की क्लोजिंग उसी महीने करनी जरूरी थी, वरना पूरे साल की मेहनत जीरो हो सकती थी, तो उनकी वाइफ आबा जी ने टीम की मदद की। दोस्तों, ये एक टीम की सफलता है, किसी अकेले व्यक्ति की सफलता नहीं है, और सक्सेस भी हमेशा फैमिली की होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। कुछ ही सालों में जितेंद्र जी और आबा जी मिलकर साल का 25 लाख रुपए के आसपास कमाने लगे थे। उन्होंने देखते देखते अपना घर भी बना लिया था और कई गाड़ियां भी खरीद ली थी। उन्होंने अपने शहर कोटा में एक पीजी बनाकर भी डाल दिया, जहां से उन्हें लगभग 30,000 रुपए महीने की इनकम आने लगी। वो ग्रो करते चले जा रहे थे और साथ ही साथ उस इंटरनेशनल कंपनी में एक लेवल अचीव कर जाने के बाद उन्हें कई बार कंपनी की तरफ से देश विदेश घूमने का मौका भी मिलता रहा। देश विदेश घूमते समय जितेंद्र जी और आबा जी को ये एहसास हुआ कि ये इंटरनेशनल कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो भारत से कमाया हुआ पैसा विदेश ले जा रही है। क्यों ना हम कोई इंडियन कंपनी ढूंढें और अपने सालों का एक्सपीरियंस वहां लगाएं ताकि देश का भी कुछ भला हो सके। उन्होंने साइड बाय साइड दूसरी इंडियन कंपनीज एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी और कईयों के साथ काम करने का प्रयास भी करा। लेकिन जैसे ही ये बात उनकी इंटरनेशनल कंपनी को पता चली, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनकी आईडी को अपने नेटवर्क से ब्लॉक कर उनका 25 लाख का पे आउट भी रोक दिया। उनकी पैसिव इनकम एक रात में ही शून्य हो गई। ये है इन इंटरनेशनल कंपनीज की सच्चाई। फिर क्या था, वो ताने मारने वाले लोग दोबारा खड़े हो गए कि जी हमने तो कहा ही था, अब तो आपको ट्यूशन वूशन पढ़ाना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी और कुछ ईएमआईज भी बाउंस जाने लगी। ऐसी स्थिति में परिवार के अंदर दो ही चीजें होती हैं, आइदर तो परिवार टूट जाता है और एक दूसरे को ब्लेम करता है, या फिर वो और पास आ जाता है और परिवार के सब लोग एक दूसरे को संभालते हुए परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। इनके परिवार में वो दूसरी चीज हुई। दुनिया का तो उन पर से विश्वास ही उठ चुका था, लेकिन उनका खुद पर से नहीं। जितेंद्र जी और आबा जी ने अपने दोनों बच्चों की कॉपरेशन के साथ दोबारा अपना एक गोल सेट करा। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने खुद एक इंडियन कंपनी सिलेक्ट करी और वो गए उस कंपनी के फाउंडर से मिल करके आए। सबसे अच्छी चीज उन्हें ये लगी कि लोग अमीर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, लेकिन उस इंडियन कंपनी का फाउंडर पहले से ही अरबोपति था। उसके देश विदेश में कई बिजनेसेस थे और वो यूएस से बिजनेस की पढ़ाई करके आया था, जिसे इस मॉडल की बखूबी समझ थी। इनका विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग की असली ताकत को सही तरीके से देश के काबिल लोगों के हाथों में देना। जितेंद्र जी और आबा जी ने इस इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे और ये जाना कि एक इंडियन कंपनी भी विदेशी कंपनी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स भी कई हद तक विदेशी कंपनी से अच्छे हैं और कई केसेस में तो हमारी इंडियन कंपनी का सप्लायर और विदेशी कंपनी का सप्लायर भी सेम होता है, बस ब्रांडिंग और प्राइस टैग अलग लग जाते हैं। KPMG के एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग 13,000 करोड़ का बिजनेस हर साल करती है, जिसमें से 20% भी मुश्किल से इंडियन कंपनीज का होगा। फिलहाल सारी विदेशी कंपनियां इसमें अपना दबदबा बनाए बैठी हैं। जितेंद्र जी अपनी वाइफ आभा जी के साथ उस इंडियन कंपनी में 2013 में जुड़े और मात्र 5-6 साल में दोबारा अपने एक्सपीरियंस के दम पर आज वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। 2015 में जब इस इंडियन कंपनी ने सभी पैरामीटर के साथ साबित किया तो जितेंद्र जी और आभा जी ने इसको सीरियसली बड़ा बनाने का निर्णय किया और ना सिर्फ वो पैसा बना रहे हैं बल्कि एक बैलेंस लाइफ को भी लीड कर रहे हैं। इनके बच्चों ने भी अपने माता पिता का संघर्ष देखा और उससे सीखा कि मेरे मम्मी डैडी पहले एक गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल के लिए काम करते हैं और लास्ट में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी की बदौलत आज इनके दोनों बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं और अपनी एज के हिसाब से अपने जीवन में काफी सफल हैं। ये कहानी रॉबर्ट कियोसाकी के क्वाड्रेंट ESBI को पूरी तरह से सच साबित करती है, जहां पर एक व्यक्ति एम्प्लॉय कैटेगरी से शुरू करता है और इन्वेस्टर कैटेगरी तक जाता है। साल 2000 में जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू करा था तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने अपने सरकारी बंगले के पड़ोस में रहने वाले इंजीनियर भाई साहब से मुलाकात कर उन्हें इस आइडिया के बारे में बताया, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे और जाने उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो मारुति 800 तुमने किश्तों में खरीदी है ना अपनी नौकरी के पैसों से, अगर इस काम में लगे रहे तो ये भी एक दिन बिक जाएगी। और दोस्तों वही हुआ।
आज उनकी 800 बिक गई है और उसकी जगह वो मारुति से लेकर मर्सिडीज तक 16 गाड़ियां बदल चुके हैं। वो 8 करोड़ के घर में रहते हैं और अपने परिवार के साथ पूरी दुनिया घूम चुके हैं। दोस्तों सच ही कहा है किसी ने कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। आज वो सभी को बैलेंस लाइफ एंडोर्स करते हैं, जहां आप सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग पर भी काम कर सकें।